नमस्ते। नमस्कार। आज अभी अभी पिछले सप्ताह धरती दिवस, भूमि दिवस, अर्थ दिवस जिसे कहा गया, अर्थ डे गया है। हम संक्षेप में आज कुछ बातें करेंगे धरती से जुड़ी हुई, धरती की चिंताओं से जुड़ी हुई और धरती के संदर्भ में कि धरती कैसे, किस प्रकार का व्यवहार धरती के प्रति मनुष्य को करना चाहिए और वस्तुतः धरती है क्या, क्योंकि इसे लेकर भी लोग कुछ समझते हैं कि धरती अमुक 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 पदार्थ जो है वह धरती है, और धरती की हमारी वैदिक परंपरा में धरती किसे कहा गया, इन सब बातों पर भी तो हमने जो विचार किया, हमारा वेद में एक मंत्र आता है, एक सूक्त है मूलतः पूरा पूरा भूमि सूक्त उसे कहते हैं। उस भूमि सूक्त के अनुसार यह धरती हमारी वस्तुतः धरती माँ है और हम उसके पुत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हम हैं और हम यह कह रहे हैं कि धरती हमारी माँ है। पहले धरती है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, की वह मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो धरती हमारी जननी क्यों है, कैसे है, किस प्रकार है और किन अर्थों में है, जननी किसे कहते हैं और जननी के प्रति मनुष्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्यों उसे जननी कहा गया, क्या आवश्यकता थी। जैसे बहुत सारे जड़ पदार्थ हैं, आप समझते हैं जड़ पदार्थ हैं, बहुत सारे जड़ पदार्थ हैं, हम उन्हें भी संभाल कर रखते हैं, झाड़ पोंछ करते हैं। हम हर किसी को अपनी माँ और पिता तो नहीं बना लेते। क्या आवश्यकता है कि हम धरती के लिए कहें कि यह माँ है, क्या इतना आवश्यक है ये? तो इन सबको धीरे धीरे खोलते हैं, देखिए बात से बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, कुछ आगे। हम इस विषय को बहुत केंद्र में इसलिए भी रखना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान में जैसा वातावरण चल रहा है समाज का, और जिस प्रकार हमने पिछले सत्र में भी चर्चा की कि मनुष्य का जीवन, हमें लगता है कि प्रकृति ने हमारा जीवन इस तरह कर दिया है, हम संकट में हैं, कोरोना जो आया हुआ है, भारत की दुर्दशा हो रही है इन दिनों, विश्व के अमेरिका में तो लाखों कई लाख लोग अब तक विदा हो चुके, इस धरती से प्रयाण कर चुके हैं। तो ऐसे संकट मनुष्यता पर जो आए हुए हैं, इन संकटों के साथ जोड़कर भी इसे देखा जाना अनिवार्य है कि ऐसा हमने क्या किया कि हम दंडित हो रहे हैं जैसा, और ऐसा हम क्या करें कि हमारा जीवन, यानी वस्तुतः ऐसा भी कह सकते हैं कि हम यदि किसी जड़ पदार्थ को ध्यान नहीं देना, के प्रति ध्यान नहीं भी देना चाहते, हम यदि स्वार्थवश ही देखें, अपने लाभ के लिए अपने हित की ही चिंता करें, तब भी यह अनिवार्य है कि हम धरती के प्रति सचेत हों और इन सब पंच तत्वों के प्रति सचेत हों। हमारी संस्कृति ने हमें ऐसे मूल मंत्र दिए हैं। मंत्र मूलतः, मंत्र का अर्थ होता है विचार, और यह हमारी उन मंत्रों को जब हम बार बार उनके अर्थों को समझते हैं, उन पर मनन करते हैं, खोलते हैं, विचार करते हैं और फिर जब अपने जीवन में अपनाते हैं, वस्तुतः ये अपने एक माइंड की कंडीशनिंग होती है। वे मंत्र हमारी माइंड की कंडीशनिंग करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे आचरण को प्रभावित करते हैं, ताकि हमारा तदनुसार जो आचरण हो तो मनुष्य सुखी रह सके, मनुष्य स्वस्थ रह सके, मनुष्य दीर्घायु हो और मनुष्य स्वस्थ हो, आपसी सौहार्द हो
और कुल मिलाकर मनुष्यता पर कोई संकट न आए। तो जब मनुष्यता पर कोई संकट आया है, उसे भी इन चीजों के साथ जोड़कर देखा जाना आवश्यक है। इन अर्थों में हम बातचीत प्रारंभ करते हैं और फिर उन मंत्रों की भी मैं चर्चा करूंगी आगे, जहाँ ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, यानी फिर धरती ऐसी हो और एक राष्ट्र किसे कहा गया, और फिर कैसे एक समाज की कल्पना की गई। तो पुष्पिता जी को भी मैं कुछ जोड़ने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, वे भी अपनी बात इसमें जोड़ें और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद कविता जी। और ये धरती शब्द अपने आप में इतना व्यापक है कि ये पृथ्वी का पर्याय है। और कहा जाए हमारे हिंदी साहित्य में और संस्कृत साहित्य में धरती के जितने पर्यायवाची शब्द हैं, ये आश्चर्यजनक रूप से सभी शब्द उतने ही सामर्थ्यशाली हैं जितना कि एक कोई शब्द हो सकता है। वसुधा और धरती एक दूसरे के ऐसे पर्याय की तरह के शब्द हैं। दूसरे जो आपने बात कही, और मुझे लगा कि आज हम सब जिस घुटन का सामना कर रहे हैं, उसका सामना धरती कर रही थी इससे पहले। लेकिन जब धरती कर रही थी तब हमें महसूस नहीं, हम लोगों ने महसूस नहीं किया। जब वो हमारे गले तक आ गई तब हम लोगों ने उसको महसूस करना शुरू किया। माने पृथ्वी को, धरती को ऑक्सीजन चाहिए जिससे कि वो पूरे पंचतत्वों की संरचना करती है और एक जीवंतता, एक सृष्टि बनाए रखती है। इसकी कभी हम लोगों ने इस महत्व को नहीं समझा। जब उस ऑक्सीजन की, उस सांस लेने की, माने जब प्रकृति ने, समय ने हम लोग के गले को दबोच के बताने की कोशिश की है, गला पकड़ के जिसे कहा जाए, बताना कि जिस धरती पर तुम रहते हो वो तुम्हारी तरह ही घुट रही है और उससे उसकी मुक्ति लानी होगी। परसों धरती दिवस था और हम लोगों ने धरती दिवस के दिन बात की थी, लेकिन जैसे कि कहा जाए मौसम अनुकूल नहीं होता है तो बहुत से काम टल जाते हैं। वैसे थोड़ी सी तबीयत आपकी नासाज थी इसलिए हम लोगों ने इसको आज किया। तो एक तो ये, दूसरे ये कि एक संस्था है गार्जियन ऑफ अर्थ एंड ग्लोबल कल्चर। तो मुझको ऐसा लगता है कि अब इस धरती के मनुष्य को संरक्षक बनने का समय आ गया है। अब तक पृथ्वी हमारी संरक्षक थी, है और रहेगी, लेकिन हम पृथ्वी को सिर्फ एक पदार्थ और उपयोगिता के तहत उसको, उसकी वैल्यू समझते हैं, उसकी मट्टी की, उसके पंचतत्वों की। माने भौतिकवाद ने हम लोगों के ऐसे संस्कार डाल दिए हैं कि हम प्रकृति के और पृथ्वी के और धरती के जो तत्व हैं उन्हें भी उपभोग की वस्तु बना लिए हैं। और यही कारण है कि आज धरती इतना कष्ट देने लगी है। और उसने प्रतिक्रिया में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी कुछ भी, कोई प्रहार जो है वो वापस पलट के आप पर आता है, ये उसी तरह की प्रतिक्रिया है। और दूसरे कविता जी, मुझे बहुत गंभीरता से ये लगता है दुनिया में घूमते हुए कि देश का एक जेनेटिक कोड होता है, धरती का जेनेटिक कोड होता है। यही कारण है कि यूरोप के लोगों की शक्ल और संरचना एक जैसी है उस कॉन्टिनेंट की, जो साउथ अफ्रीका है और लैटिन अमेरिका है उनकी एक जैसी, वो जिस माटी के बने हैं उस और तब लगता है कि हम सब सच में माटी के पुतले हैं, मिट्टी से बने हैं, उन पंच तत्वों से बने हैं। और जो हम भारतीय हैं वो कहीं भी जाएं, कहते हैं कि वो जगह पाकिस्तान है, वो दूसरी, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उधर के सारे इलाके, हम लोग की शारीरिक संरचना ये बताती है कि हमारा भारतीय आर्यावर्त कितना बड़ा था। हमारी देह बताती है, ये राजनीतिक विभाजन हुए हैं, सरहदें बन गई हैं, पर दैहिक रूप से हम लोग भारतीय हैं और वो भी भारतीय हैं, वो भी आर्यावर्त के हैं। ये उन्होंने दूसरा तमगा लगा रखा है, एक दूसरा मुखौटा पहन रखा है देश के नाम पर, लेकिन असलियत में देखा जाए तो वो सभी आर्यावर्त के हैं और उन्हें चेतना के स्तर पर होना चाहिए। ये बात इसलिए भी मैंने कही कि धरती से जुड़ाव रखना वो पंच तत्वों की का आधार स्रोत है, जहां की पूरे पंच तत्व भ्रमण करते हैं,
जिससे पूरा का पूरा पर्यावरण बनता है, और उस पर्यावरण में जो पैदा होता है उसे धरती ही अपने गर्भ में रखती है, माटी का उसका गर्भ है। और जब माँ हमें जन्म देती है तो जो माँ की विशेषताएं जब हम में आती हैं, पिता की विशेषताएं आती हैं, तो वो जो माँ है वो माँ भी उसी मातृभूमि की, उसी माटी की बनी है। तो वस्तुतः वो माँ की विशिष्टताएं हमारे पास नहीं आ रही हैं, उस माटी की, उस देश की, उस भूमि की वो विशेषताएं जो हमारी माँ के गर्भ में हैं वो हमारे पास आई हुई हैं। इसीलिए धरती मातृभूमि है। ये एक जो है क्रम मुझे बना हुआ दिखाई देता है। और मुझको लगता है जब हम धरती की तरह माने धरती जिस तरह से नमी को सोख लेती है, ताप में वो पथराने लगती है, तो मुझे लगता है कि धरती कितनी संवेदनशील है। जिस तरह से हम लोग प्रेम पाके, बरखा पाके, जिस तरह से धरती जो है नरम और मुलायम हो जाती है, वैसे ही प्रेम से हम लोगों का चित्त भी कितना आर्द्र हो जाता है। और जब ताप मिलता है तो हम लोग का हृदय भी किस तरह से उसमें भी दरारें पड़ती हुई उस सूखने से दिखाई देने लगती हैं। तो चित्त जो है, मन जो है, वो धरती जैसा है, धरती का है, और धरती से ये शरीर बना है। इसीलिए हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं, उनकी आदतें प्रकृति और सृष्टि और धरती के चरित्र के अनुसार हैं, माटी के चरित्र के अनुसार हैं। और मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि जो 9 रस हैं उनको 9 रसों की तरह देखा जाता है साहित्य में, लेकिन उनका जो स्थायी भाव है वो धरती से जुड़ा हुआ है, वो माटी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो श्रृंगार रस, प्रकृति के बिना श्रृंगार रस का कहीं कोई अर्थ नहीं है। और उसी तरह से प्रकृति में भी रौद्र रस है, दिखाई देता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कविता जी, आपके साथ बातचीत करते हुए हम लोगों को साहित्य में ये जो 9 रस हैं, संस्कृति में जो तत्व हैं, उनको हमें धरती की ओर मोड़ना होगा, धरती की तरफ से देखना होगा, धरती के भीतर से जाकर के जिस तरह से चीजें पैदा हुई हैं, फिर से हमें वैसे ही धरती के भीतर जाकर देखना होगा कि हम और कुछ नहीं, धरती की संतानें हैं, उसी माटी से, उन्हीं पंच तत्वों से बने हुए हैं। और उनमें वही तत्व जो है हमें ये एहसास कराते हैं, मातृभूमि। और जो आपने कहा कि धरती हमारी माँ है, ये माँ जिस तरह से पोषण करती है, अपना कहा जाए दुग्धपान कराती है, और उसके बाद वो जीवन भर सांस्कृतिक पोषण, मानसिक पोषण वो करती ही रहती है। और कहा जाए कि माँ हम लोग के, जिस तरह से धरती हमारा अवलंब है, वैसे ही माँ भी आत्मशक्ति की, आत्मविश्वास की, संतान के लिए जननी की तरह जीवन भर रहती है। ये धरती का जो महत्व है, जी, वो संवेदना के साथ जुड़ा हुआ। हाँ, आपने संवेदना के साथ जोड़कर बहुत अच्छी बात की। यहाँ मैं अपने जो हमारे मित्र और दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए जोड़ना चाहूंगी कि धरती की जब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा कि हमें यह भी पहले जान लेना, समझ लेना आवश्यक है कि धरती से अभिप्राय क्या है। तो धरती का अर्थ केवल यह जो भूमि, पर्वत, जिस पर मिट्टी, यानी यह तो आपको मिट्टी और कंकर और पत्थर ही धरती नहीं है। धरती का कुल मिलाकर अभिप्राय होता है जैसे जो सौर मंडल में एक ग्रह है पृथ्वी, इस पूरे ग्रह की जो संरचना है, चाहे उसमें पठार हैं, चाहे पर्वत हैं, चाहे नदियां हैं, चाहे वनस्पतियां हैं, चाहे उसका वातावरण है, ऋतुएं हैं, सभी कुछ उसके भीतर आ जाता है जब हम धरती की बात करते हैं। इसका क्योंकि पयस्विनी धरती की जो बात है कि वह अपने पयस से हमारा सिंचन करती है, हमारा ही नहीं करती, वनस्पतियों का भी करती है, पशु पक्षियों का भी करती है, सभी का करती है। वह हम सब की माता है। जैसे माता अपने स्तनों से दूध पिलाकर अपनी संतान को दीर्घायुष्य और स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है, उसी प्रकार यह धरती जो है, इसी धरती में देखिए, मैं तो स्वयं, मुझे बहुत शौक है बागबानी, आप गार्डनिंग या पौधे इत्यादि लगाने का। मैं देखती, अभी हल्दी लगाई थी, यानी उसी उसी जगह पर मैंने
बिल्कुल, यानी एक हथेली भर की दूरी पर इधर हल्दी लगाई है, उधर नींबू लगाया, उधर अजवाइन लगाई, साथ ही भिंडी लगाई। तो क्या है कि उसी मिट्टी से, उसी पानी से, वही धूप है, वही चंद्रमा की चांदनी है और सब कुछ वही है, मैं वही पानी दे रही हूँ। और धरती में ना मिठास है, ना कुछ है, आप मिट्टी को चखिए, कुछ नहीं है। लेकिन वह धरती उसे किसी को मीठा बनाएगी, किसी को तिक्त बनाएगी, किसी को ऐसा बनाएगी, किसी को वैसा बनाएगी। कहीं से गुलाबी रंग के फूल खिलाएगी, कहीं बैंगनी रंग के फूल खिला देगी वहीं पर, है ना? और सभी अपने-अपने उस उसका जो, क्योंकि उसमें वह शक्ति है कि आप आपने उसमें जो भी रोपा, आप उससे जो प्राप्त करना चाहते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं। गुलाब का जो बीज है या ज उसकी जड़ें हैं, वह अपने लिए जैसा पोषण उस धरती से चाहती है, वह धरती उसे वैसा ही पोषण देती है और उसे गुलाबी बना देती है। और भिंडी को अपने लिए जैसा पोषण चाहिए, भिंडी अपने लिए वैसा पोषण उसमें तलाश लेती है और वह धरती उसे पोषित करती है। और भिंडी या कोई और फसल, वह बिल्कुल अपने अनुसार तो इसी प्रकार यह बिल्कुल वैसा है कि जैसे एक बच्चा अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए माँ का दुग्धपान करता है और जब उसकी क्षुधा पूरी हो जाती है, उसे पता है, बालक को अपने आप अनुभव हो जाता है। यह इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, परमात्मा ने उसमें भरकर भेजा है कि आपको अनुभव हो जाता है कि अब मेरा पेट जितना मुझे चाहिए, मुझे पर्याप्त मिल गया। उसके बाद बच्चा अपनी माँ का दोहन नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि हम ऐसी संतानें हैं कि हमने धरती का दोहन करने में, हमारी आवश्यकताओं का कुछ कोई अंत नहीं है। मनुष्य है, यह तो स्वाभाविक है कि मनुष्य हैं, उन्हें जीवित रहना है, अपने लिए घर बनाने हैं, और अपने लिए व्यवस्था करनी है। लेकिन उस व्यवस्था करने में, यानी जैसे कि आप यह मानिए कि आपकी माँ के पास यदि क्षमता नहीं है, वह रुग्ण है, वह दुखी है, वह पीड़ित है, अस्वस्थ है या कोई रोग से बहुत ज्यादा व्यथित है, क्या ऐसे समय में कोई भी समझदार संतान अपनी माँ का दोहन करेगी या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो मैंने जैसा कि कहा कि मंत्र जो हैं मूलतः हमारे माइंड की कंडीशनिंग करते हैं, हमें संस्कार देते हैं कि हमें कैसा जीवन यापन करना है। तो जब जब वेद ने यह कहा कि माता भूमि पितरो हम पृथिव्या, तो वस्तुतः वह हमें यह संदेश देना चाहता है वेद कि हमें उसी पुत्र का अर्थ पुल्लिंग नहीं है। पुत्र का अर्थ जो होता है वेद की भाषा में, पुत्र का अर्थ होता है जो संतान है, ना उसमें लड़की बेटा बेटी का कोई अंतर नहीं है। तो बाद में हमने पुत्र और पुत्री कर लिया क्योंकि जब हमें अलगाने की आवश्यकता हुई। तो अस्तु, मूलतः यह है कि वह हमें यह बताना चाह रहा है कि हमें एक इस प्रकार की संतान बनना चाहिए, ऐसे बच्चे, ऐसे बालक हमें बनना होगा कि हम इस धरती का दोहन और शोषण न करें। और धरती से अभिप्राय का खाली यह जो हार्ड सरफेस है हमारे पांवों के नीचे, धरती का अर्थ केवल उतना ही नहीं है। धरती का अर्थ है पर्यावरण, धरती का अर्थ है इसकी नदियां। और आप देखते हैं, हम हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, तो हमने देखा, हमने उत्तराखंड में जब बांध बनाना था, गांव के गांव उस समय कैसे डुबो दिए गए, और हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ कर रखी कि हमारी आवश्यकताओं की। और फिर हम इतने लापरवाह हैं कि जिस विद्युत उत्पादन के लिए इतने गांव तबाह हुए, हम उसमें लोगों का जीवन गया, हमें वह सेंसिटिविटी, वह संवेदनशीलता नहीं है कि आज हम सोचें कि यदि मैं अतिरिक्त बिजली का प्रयोग कर रही हूँ या अपव्यय कर रही हूँ, तो मूलतः इसके लिए कई लोगों ने अपने प्राण दिए हैं, वे डूब गए, उनका घर बार, उनका सब कुछ नष्ट हो गया, उनके घर चले गए और संपत्ति और सब कुछ चला गया कई लोगों का। तो हम यदि इस संवेदनशीलता को अपने भीतर लाएं कि यह धरती मेरी माँ है और मुझे इसका उतना ही
उतना ही मुझे इससे लेना है जिससे मेरा पोषण हो जाए। और उसके साथ जैसे डॉक्टर हैं, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसे विटामिन दिए जाते हैं, उसे कैल्शियम दिया जाता है, माता को दुग्धपान खुद के लिए उसकी डाइट पर ध्यान रखा जाता है, उसे उसका मन प्रसन्न रहे ऐसा ध्यान रखा जाता है, और भी बहुत कुछ। हम स्वयं स्त्रियां हैं, हम इन सब चीजों को जानते हैं कि किस प्रकार के विश्राम, आहार और निद्रा और सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम धरती की चिंता करते हैं और हम कहते हैं कि हम इसके पुत्र हैं, हम इसकी संतानें हैं, तो क्या हम उतनी ही संवेदनशीलता के साथ इसकी नदियां, इसकी ऋतुएं, इसका इसके भीतर जो कुछ है हम प्राप्त, सारे जितने हमें रिसोर्सेज है, मनुष्य पूरे सारी सृष्टि के सभी मनुष्य, में केवल भारत की बात नहीं कर रही, सारी सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य को जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं वे सब के सब इसी धरती के गर्भ से आए हैं। बिल्कुल जितने भी बिल्कुल। रिसोर्सेज है, और चाहे जैसा आपने विद्युत है, मुझे विद्युत कहा, भी है तो विद्युत पानी से, अगर बिजली बन रही है तो वह पानी भी यहाँ से आया है। और इसके अलावा नीदरलैंड में तो आप देखिए कि पवन चक्की के द्वारा, विंड मिल के द्वारा बिजली का उत्पादन हो रहा है, और एक कंपनी जो है वो हवाओं के द्वारा बिजली पैदा कर रही है और पूरे देश को बिजली दे रही है। इस तरह से धरती का संबंध देखा जाए तो ऋतु चक्र से है, और वो जो ऋतु चक्र है वो इसकी धरती की आचरण संहिता है। आज जो मनुष्य का जो दुराचरण है, जो भोग भौतिकवाद के प्रति जो लगाव है, उसका परिणाम ये है कि जैसे हम आज ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, ऋतुएं इतना खिसक गई हैं, या कहा जाए कि उनका अपना जो, उनकी जो अपनी नियमावली थी वो हम लोगों ने अपने आदतों के द्वारा बदल दी है। तो अब ये जो आदतों के द्वारा और भूमंडलीकरण के द्वारा जो पृथ्वी जो गर्म हो रही है, उत्ताप से ग्रस्त हो रही है। अब देखिए, पहले कभी कभी 4-5 सालों में भूकंप आता था, अब यह है कि हमेशा सुनाई देता है कि आज इस देश में भूकंप आया, कल उस देश की धरती हिली, उसके बाद वहां की धरती हिली। पहले देखिए समुद्र जो है वो भी स्वतंत्र है, उसमें जो मछलियां थी उनको पूरा जीवन था। अब तो इतने ज्यादा समुद्री जहाज चलने लगे हैं, वो यात्राओं के लिए भी और मालवाहक के रूप में भी, कि उन जहाजों का प्रभाव नीचे जो सब पानी के नीचे जो पृथ्वी है वो भी रगड़ और संघर्षण का अनुभव कर रही है। क्योंकि मैंने करीब 102,000 किलोमीटर समुद्री यात्रा की है, और उसके तहत मुझे पृथ्वी के चारों तरफ, हर कॉन्टिनेंट के चारों तरफ घूमे, और वहां जो जैसे पहाड़ हमें पृथ्वी के ऊपर दिखाई देते हैं, वैसे ही पहाड़ पानी के अंदर भी हैं। भीतर होते हैं। हाँ, तो वो जो है उनके संघर्षण से ये पैदा होती है। तो मुझे लगता है ये जो हम ऋतु चक्र को दोष देते हैं, हम जब पृथ्वी प्रतिक्रिया करती है तो हम पृथ्वी को उलाहना देते हैं, और ये नहीं समझते कि ये हमारे दुर्व्यवहार का परिणाम है, कि पृथ्वी जिस तरह से उसका जो अपना अनुशासन है, पृथ्वी का जो अनुशासन है, उसे हम मनुष्य अपनी अनुशासनहीनता से भंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और ऐसे में उसे अपने को संभालने में वो डगमगा रही है भीतर से, पानी सहित। और उसी की प्रतिक्रिया होती है कि सुनामी आती है, भूकंप आता है। ये धरती की प्रतिक्रिया जरूर दिखती है, लेकिन ये हम लोगों के आचरण के बदले में ये प्रतिक्रिया है, क्योंकि धरती के नीचे परमाणु विस्फोट किए जा रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, और पानी की कमी है। पानी की कमी जिन कारणों से है, क्योंकि हमने जंगल काट दिए, अमेज़न के जंगलों में आग लग रही है, कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लग रही है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग रही है। हमने सब पशु पक्षियों को मार दिया। और अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें क्या था कि क्योंकि किसान के खेतों में वो जो घोंगे टाइप के कई तरह के होते हैं ना, वो शेल के भीतर पैदा हो जाते हैं जो फसलों को नष्ट कर रहे थे। तो वो क्या करते हैं, मैंने पता नहीं कहाँ का, जर्मनी का था या कहाँ का था, या रूस का, कहाँ का मैंने वीडियो देखा, यूरोप का ही होगा, या थाईलैंड का भी था, या थाईलैंड का शायद था, तो हाँ थाईलैंड का ही था। तो वे क्या करते हैं कि वे
जो बतख पालन करते हैं, वो एक व्यक्ति है जिसने बीसियों हजारें बतख पाल रखी हैं, और वो साल में अपना बड़ा टोला है उसका, वह साल में अपना बतखें लेकर उन खेतों में चला देते हैं। और जो सारी धरती की, जैसे हमारे यहाँ गन्ना है, हम तो खेत जला देते हैं सीधे पकड़ के, आप देखिए सारा दिल्ली परेशान है रहता है क्योंकि वो जलाते हैं। हर बार उन्हें बोला जाता है मत जलाओ इन्हें, अस्थमा से लोग मर रहे हैं, लेकिन नहीं मानते। तो यहाँ ये लोग क्या करते हैं कि जब खेत में ऐसा हो जाता है कि फसल आ गई है, या उस को करना है जमीन को थोड़ा वैसा, तो वो बतखें लेकर उसमें चले जाते हैं, और बतखें सारे उन जो घोंगे और वो सब शेल के अंदर जो जीव तरह के होते हैं, वो सारा उन्हें अपना खा लेती हैं और धरती को पूरा वैसा कर देती हैं। और इतना आसान हो जाता है उस पर हल चलाना, और बतखों का पालन होता है। इतनी आप जैसे एक संतरे की फांक खोलिए, आप हैरान, किसी ने कभी ये ध्यान भी नहीं दिया होगा, हर संतरे के भीतर छिलका उतारिए, हर संतरे के भीतर 10 फांके होंगी। कभी 11वीं हुई तो छोटा सा, जैसे एक बालक टाइप का छोटा सा इधर उधर दुबका हुआ, हर संतरे के भीतर 10 फांक होती हैं। कितना कमाल है। हर गुलाब की पत्ती पर वैसे ही पत्ते आएंगे उतनी ही संख्या में, है ना। तो हमने यह सारा क्या है कि धरती के भीतर अब परमाणु विस्फोट, प्लास्टिक का जो प्रयोग हो रहा है, तो धरती बहुत को, भयानक है ना, पानी नहीं आ बहुत रहा, भयानक। पेड़ जो थे जो जल संरक्षण करते हैं, वनस्पतियां, हमने उन्हें काट दिया। हमने क्या क्या नहीं किया। तो अब वर्षा कम हो रही है, वर्षा कम हो रही है तो पानी कम है धरती पर। अब जब पानी कम है तो लोग बोरवेल खोद रहे हैं, बोरवेल 250-250 फीट नीचे, 300-300, 400-400, 450 फीट नीचे तक दक्षिण में मैंने देखा। ऐसे ड्रिल मारते हैं, मुझे ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल किसी के वक्ष के ऊपर कोई ऐसे जैसे गोली दाग रहा है। वो कर रहा है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसा अनुभव होता है, कांपती है धरती उस समय पूरी। बहुत और फिर बहुत हमने दूर तक हमने फड़फड़ाहट देखी धरती, होती है। हाँ, धरती को कहीं हमने सब जगह कंक्रीट लगाकर, धरती कहाँ से अपना जल लेगी। जो वर्षा के रूप में परमात्मा ने जो एक डिजाइन बनाया, ये सारा एक, उसे आप परमात्मा कह लीजिए या प्रकृति कह लीजिए, अगर कोई नास्तिक है और परमात्मा पर नहीं मानना चाहते, तो यह जो सारी व्यवस्था की थी, इतना सुंदर चक्र है यह, कि दूषित पानी जो है, या पानी जो है भाप बनता है, बादलों के पास जाता है, बादल ऐसे 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 सूर्य उन्हें फिल्टर करता है तो बादल बने, बादलों से फिर धरती पर आकर गिरता है शुद्ध जल, और फिर धरती उसमें जैसे जैसे हम प्रयोग करते हैं, धरती के सिंचन हो जाता है, धरती के भीतर चला जाता है। अब धरती के भीतर तो पानी जा ही नहीं रहा, जब आपने कंक्रीट से सारा उसे ढक दिया ना, जी आपने सरफेस को, उसके भीतर तो जा नहीं रहा, वह सूखी पड़ी है। उसके अंदर भी परतें हैं, और स्लाइड्स हैं, वो सरकती उसके रहती हैं। अलावा देखिए, उसके अलावा पृथ्वी के कितने हिस्से हैं जो कि संगमरमर में और दूसरे वो, क्योंकि धरती के भीतर की आग जो है वो वनस्पतियों को पाषाण में बदलने में लगी हुई है। वो धधक भीतर तो धधक रही है। अभी देखिए आइसलैंड में जो ऊपर से बर्फ गिर रही थी और वहां पे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फूटा ज्वालामुखी पड़ा, फूट रहा है। और कई महीनों से हो रहा था, कई बिल्कुल। महीने से। और अभी पिछले दिनों ये कैरेबियाई देशों में के बीच में भी दो देशों के बीच में छोटा सा द्वीप है और वहां भी ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ है। इसके साथ साथ कविता जी, हम लोगों को उनका एहसानमंद होना चाहिए जिन्हें आज हम अमर इंडियंस कहते हैं या आदिवासी कहते हैं। वो अपने, हम जैसे लोगों को, जो हम लोग अपने को सभ्य और संस्कृतिवान कहते हैं, हम लोग उनको जिस तरह से अविकसित निगाह से देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वही गहरे अर्थों में पृथ्वी से जुड़े हुए विकसित लोग हैं। और उन्होंने पृथ्वी की संरक्षण सुरक्षा में ब्राजील के तो जंगल प्रसिद्ध हैं, और लैटिन अमेरिका का देश तो ये कहा जाता है कि वर्जिन लैंड के रूप में जाना जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस शब्द का प्रयोग करते हुए कि अभी दक्षिण अमेरिका की धरती वर्जिन लैंड के रूप में बची सही हुई है। रहती है। मनुष्य का भोगवाद वहां अभी, पुरुष का भोगवाद वहां अभी नहीं पहुंचा है, और वो पृथ्वी को सिगरेट नहीं बना पा रहा है। और उसका मुझे उसका मुझे तो ये आधार, वर्जिन शब्द में भी थोड़ा वर्जना
जो संस्कृत का वर्जना शब्द है ना, उसकी वो आती है कि जो वर्जित क्षेत्र है वह वर्जिन है। जी जी। जैसे हाँ, तो ये जो है, तो मैं जब वहां अमेजन की मैंने 2000 किलोमीटर भीतर तक समुद्री यात्रा की, और किनारे किनारे जो जंगल थे वहां के अमरिंडियन से और आदिवासियों से मिली, और उन्होंने किस तरह से जंगल बचा के रखा है। वहां सड़कें नहीं हैं, जो नदियां हैं वही सड़कें हैं, और वहां के जो लकड़ी, पुरानी जो लकड़ियां हो जाती हैं, और वो लकड़ियां ऐसी हैं कि सूरीनाम में तो ऐसी लकड़ियां हैं जो कि लोहे से ज्यादा मजबूत हैं। माने पुल जो हैं वो उन लकड़ियों से बने हैं, और इतनी गदराई हुई नदियां हैं साउथ अमेरिका की, भरभराती हुई एकदम, और उनके प्रवाह को रोकना, और वो सब कोका कोला के रंग की हैं, क्योंकि उन जंगलों को प्रदूषित नहीं किया गया, वहां कोई घुसा नहीं है। तो हर वर्ष, और इसके अलावा ट्रॉपिकल कंट्री, उष्णकटिबंधीय होने से पानी हर घंटे बरसता रहता है, उससे पतझड़ होता है, माने शताब्दियों से पत्ते एक दूसरे के ऊपर जम रहे हैं, उन पर जो पानी उष्णकटिबंधीय का गिरता है, तो कोला के रंग की नदियां हैं, तो उन्हें कोला क्रेक वहां नदी को कहते हैं, तो वो कोला क्रेक के रूप में जानी जाती हैं। तो इस तरह से देखिए कि अगर अपनी पृथ्वी के वो हिस्से जिन्हें कि मनुष्य, जिन्हें हम अविकसित कह रहे हैं, जिनको हमने कहा भी विकास नहीं किया है, वो इतने सुखी हैं, सहेज कर इतने आनंद में हैं, और पृथ्वी का इतना हित। सूरीनाम के मैं जंगलों में गई वहां हेलीकॉप्टर करके, और वहां सड़क वगैरह नहीं थी, और उन लोगों ने कोई भाषा नहीं सीखी है। तो मैं एक अनुवादक जो था, उनमें उनके परिवार का एक लड़का सिर्फ सूरीनाम गया था यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, उसको साथ लेकर के। तो उनकी जो छोटी छोटी नदियां हैं, उन्हीं नदियों में वो अपनी नाव ले जाते हैं, बच्चे वहां से अपना मछली शिकार करके ले आते हैं, और जो शिकार करके पकीरा सुअर ले आते हैं, माने प्रकृति जो उन्हें दे देती है उसे वो ले लेते हैं। और वहां पे ये कसाबा को गाड़ देते हैं, उससे कसाबा जैसे कि शकरकंद होती है, अच्छा। उसी तरह कसाबा होती है, हाँ हाँ और हाँ उस हाँ कसाबा को वो घिसते हाँ, हैं, वो उस बहुत यहाँ भी घिसते अमेरिका में भी बहुत प्रसिद्ध है, वो बहुत ही उसकी विशेष। वो रोटी बनाते हैं, और उसके रस को 7 दिन रख देते हैं, और गुलाबी रंग की बहुत ही अच्छी उनके लिए शराब, उनका पेय, उनके आनंद और उत्सव का कारण होती है। तो इन सब में घूमते हुए मैंने कविता लिखी, कविता जी, पृथ्वी नाम से, और मुझे लगता है कि वो बहुत प्रासंगिक होगी। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं श्रोताओं के लिए उस कविता को पढ़ दूं। ठीक है, आप पढ़िए। आप कविता पढ़ेंगी, पृथ्वी, मैंने ऐसे कविता नहीं, पर मुझे भी फिर लालच आ जाएगा अपनी एक कविता सुनाने का। बहुत अच्छा है, ये लोभ जो है ये पृथ्वी के पक्ष में है। पृथ्वी अकेली औरत की तरह सह रही है जीने का दुख। पृथ्वी अकेली औरत की तरह सह रही है जीने का दुख। भीतर से खखोर रहे हैं लोग, ऊपर से रौंद रहे हैं लोग। कुछ लोग अपने उन्मादक आनंद के लिए सजा और संजो रहे हैं पृथ्वी, जैसा अकेली स्त्री के साथ करते हैं सलूक। भीतर से खखोर रहे हैं लोग, ऊपर से रौंद रहे हैं लोग। कुछ लोग अपने उन्मादक आनंद के लिए सजा और संजो रहे हैं पृथ्वी, जैसा अकेली स्त्री के साथ करते हैं सलूक। सब देख रहे हैं तहस नहस, पृथ्वी भी देख रही है क्रमशः अपना विध्वंस, फिर भी अनवरत अपनी ही शक्ति से, कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी अकाल से रचाती रहती है संतुलन विध्वंसकारी शक्तियों के विरुद्ध। फिर भी अनवरत अपनी ही शक्ति से, कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी अकाल से रचाती रहती है संतुलन विध्वंसकारी शक्तियों के विरुद्ध। बचाए रखती है अपनी हरियाली, अपनी वर्षा, अपनी शीतलता, अपनी उर्वरता, अपनी ऋतुएं, अपनी पवित्रता, अपनी अस्मिता। एक अकेली पृथ्वी एक अकेली स्त्री की तरह, एक अकेली पृथ्वी एक अकेली स्त्री की तरह, फिर भी बचाए रखती है अपनी हरियाली, अपनी वर्षा, अपनी शीतलता, अपनी उर्वरता, अपनी ऋतुएं, अपनी पवित्रता, अपनी अस्मिता। एक अकेली पृथ्वी एक अकेली स्त्री की तरह। तो मुझे लगा कि धरती के जिस संदर्भों पे हम लोगों ने बात की है, और इस कविता पर डच टेलीविजन ने 1 घंटे की फिल्म बनाई,
और अपने एनटीआर टेलीविजन में इसको प्रसारित किया, और इसका जो डच, इस कविता के कई भाषाओं में अनुवाद हुए। इसको भी बताना मैं उचित समझती हूँ, अवश्य क्योंकि हर देश की पृथ्वी के संदर्भ में एक जागृति पैदा करने वाली एक कविता है। तो इसका डच अनुवाद जो बेल्जियम के फिल्मों के खलनायक हैं उन्होंने पढ़ा था और वो बनी। तो मुझे ये प्रसंगवश कह दिया क्योंकि ये जरूरी लगा, क्योंकि ये धरती ही है जिसने हमें संस्कृति दी, साहित्य दिया, संवेदना दी, और जो सबसे सुंदर चीज दी वो प्रेम। अगर ये पृथ्वी नहीं होती तो हमारी आत्मा और चेतना इस प्रेम के सुख को नहीं जान पाती। नहीं तो हम ना होते, हम तो होते ही ना, फिर वो तो प्रेम और बिल्कुल। सुख की तो बात ही अलग है। और देखिए, धरती ने हम लोगों पर इतना विश्वास किया, लेकिन हम लोगों ने पृथ्वी के साथ, धरती के साथ अनाचार करके इतना विश्वासघात किया है। कोरोना जो है वो धरती का या वायुमंडल की प्रतिक्रिया नहीं है। कोरोना हम लोगों के आचरण को बताने हाँ, वाली हमारा रहन बीमारी सहन है। जो है ना, बहुत बहुत इस तरह का जो हो चुका है कि अमानवीय हो चुका और है। हम उसे दूसरा, अमानवीय कहें, असल में वह सारे पर्यावरण और पृथ्वी और पंच तत्वों के प्रति बहुत निर्मम है, क्योंकि उनके बहुत प्रति हम उसे अमानवीय भी नहीं कह सकते, क्योंकि विज्ञान उन्हें मानवता की उसमें सीमा से परे है। वे मानव की जो परिभाषा है, तो उन्हें जड़ तत्व मानते हैं, तो वे मानव भी नहीं। तो लेकिन उनके प्रति हम बहुत निर्मम हो चुके हैं, और विशेषकर इस काल में जब सारा विश्व मुहबाए खड़ा है कि कैसे इन समस्याओं से पार उतरा जाए। आपने कविता पढ़ी, मैं भी कुछ अपनी एक पृथ्वी पर लगभग 20-22 वर्ष बिल्कुल पहले बिल्कुल। कई कविताएं लिखी हैं। तो उनमें से एक कविता आपको सुनाती हूँ, आगे की बात फिर करती हूँ। तो शायद उसी भावना जी। जो आपने स्त्री के साथ जोड़कर हाँ, कहा, पृथ्वी दिखलावे करती है, कविता का शीर्षक है। बहुत सुंदर। हीरे मोती जड़ी चादरें सिर पर ओढ़े, पृथ्वी दिखलावे करती है परम सुखों के। कोई आकर पूछे इससे, छाती में ज्वालामुखियां भर, किसे भुलावे देती हो तुम। जमे हुए और सर्द पर्वतों से दुख ढोकर, नदियां क्या यूं ही बहती हैं। मीठे रस के स्रोत तुम्हारे, खारे पानी क्यों ढलते हैं। फिर चाहे पैंजनी बजाती, रात रात भर सज कर घूमो, या सूरज का पहन बोरला, आंचल को अटकाए झूमो। शाख शाख से ताल बजाओ, माथे पर कुमकुम छितराओ, सुबह शाम तुम, पर चुपके चुपके रोती हो अंधेरे में। इसीलिए तो हीरों वाले आंचल के पल्लू से आंसू गिर जाते हैं, सुबह सुबह ही झट से जिन्हें छिपाकर पोंछो, किंतु पता है तुम तो दिखलावे करती हो परम सुखों के, केवल दिखलावे करती हो परम सुखों के। तो बहुत यह है। सुंदर। आपने जो तो कविता पढ़ी और जिस भावबोध से लिखी है, मैंने उस भावबोध से साथ देखा, उस पृथ्वी के को मैंने भीतर अपनी संवेदना में देखा और महसूस किया, और हमारे जो और श्रोता हैं वो भी इस तरह से पृथ्वी के इस रूप को, क्योंकि पृथ्वी हमें आसक्त भी तो करती है। अब आजकल के समय में देखिए, पर्यटन के नाम पर और यायावरी के नाम पर जो प्रकृति में जो रचाव और सौंदर्य का वो किया जा रहा है, ये पृथ्वी कहीं ना कहीं एक आकर्षण पैदा करती है ना, कि लोग उससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत रखते हैं। अन्यथा अगर अगर वो ज्वालामुखी के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, न मैंने भारत में जाकर देखा, जो बहुत, यानी जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाना चाहिए, एकदम ऊपर जाइए हिमाचल,
और धौलाधार के भी पास। और मैं वहां गई, मणिकर्ण है और भी कई स्थल हैं, सबसे गंदे। यानी कार रुकी, तब तक तो हमने नहीं देखा था कि बाहर क्या है। कार का ऐसा दरवाजा खोला, मुझे कोई ऐसा इंच भर भी स्थान नहीं मिला जहां पर मुझे मिट्टी दिखाई दे रही हो। सब प्लास्टिक, सिगरेट की से भरा हुआ अधपन्नियां, प्लास्टिक की बोतलें। नदियां हमारी, हमारे स्रोतों पर ही, यानी जहां से शुद्ध जल आता है, पेय जल, हमारे स्रोतों पर ही उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। कहीं इतनी निर्ममता, इतनी निर्ममता। और वह ऐसा स्थान था कि यानी वो जो नदी आती है पर्वती, उस नदी का नाम ही है पार्वती या पर्वती, उस नदी को बोलते हैं। वही आगे जाकर ब्यास और इसमें ब्यास में मिल जाती है, 5-6 नदियां मिलकर। तो वहां क्या है कि बीच में नदी बह रही है और नदी के उस किनारे से गर्म पानी पूरा है। वहां से पूरा नदी में गर्म पानी है, नदी का आधा हिस्सा गर्म पानी का भरा हुआ है। और इधर से पूरा बर्फीला पानी आ रहा है उस नदी में। और इसलिए मणिकर्ण में कुंड बने हुए हैं गंधक के जल के। यानी इतनी अद्भुत नदी। और ऐसी एक नहीं, एक तो मैं उदाहरण दे रही हूँ उसका। तो कई है। हमने अपने स्रोतों को नष्ट कर दिया, हमने अपनी धरती के जल नहीं, हम प्लास्टिक का। तो इस पूरी बातचीत का अगर खाली विचार हमको करना, ऐसा बातें करना, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा यहाँ लोगों से, सभी से, दर्शकों से और मित्रों से आग्रह करें, आपके घर में छोटा एक थोड़े से उपाय भी हम बताएं कि क्या कर सकते हैं अपनी प्रकृति। केमिकल्स का प्रयोग थोड़ा कम कीजिए, अनावश्यक। फिर खत्म कर देना चाहिए। जी, प्लास्टिक का प्रयोग, इस पर थोड़ा अपने कपड़े के थैले बनाइए। पहले हम बचपन में प्लास्टिक के थैले होते थे, और वो मूंज की जो होती है उसकी बनी हुई कंडियां होती थी हमारे घर में, टोकरी जिसे कह लीजिए बोलचाल में, है ना। मूंज की कंडियां होती थी जिनमें सामान लाया जाता था। आजकल देखिए, मुझे अमेरिका में वो बांस की बनी हुई एक कंडी खरीदनी हो, बास्केट्स बोलते हैं, इतनी महंगी है, $40-40 में एक मिलती है। उन्हें डेकोरेशन की तरह लोग प्रयोग करते हैं। और हमारे तो त्रिपुरा इत्यादि क्षेत्रों में अब बचे हैं भारत में जो लोग अब भी बांस की और ऊन की चीजें मुझे बनाते हैं। ना कविता जी, इसी सिलसिले में देखिए, नीदरलैंड देश में प्लास्टिक का सामान किसी भी चीज में नहीं रख के दिया जाता है, कागज के ही उसमें वो हैं। और इसी क्रम में मैंने वर्धा में देखा कि जो वर्धा में जो अखबार छपते हैं, वो अखबार जो बिकते हैं, उन अखबारों से लोगों ने लिफाफे बनाए हैं, और हाँ, वही हाँ। लिफाफे दुकानों में हैं। तो अखबारों का भी इस्तेमाल हो जाता है। और तो ये एक हैंडीक्राफ्ट का विकास भी है। तो नागपुर से यहाँ वहां से जो अखबार आते हैं, तो पहली बार तो थोड़ा सा मुझे चौंकी, पर मुझे इतना अच्छा लगा। और उसी तरह से नीदरलैंड में भी बांस का कागज जिसे हम लोग कहते थे, उस बांस के कागज के में सामान रख करके दिया। और बांस के कागज भी उतना ही मजबूत है जितना कि प्लास्टिक का, हल्के प्लास्टिक का थैला होता है। नहीं, मुझे तो याद है 1995 की बात होगी कि जर्मनी में मैं टॉयलेट में घुसी। और क्योंकि उस समय तक भारत में या हम लोगों में हमने नहीं देखा था, उस समय प्लास्टिक का पदार्पण 80 के दशक के आसपास धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो नई नई चीजों का बहुत, जिनके पास, जैसे हमारे ही घर में कांसे के, मेरी माँ के कांसे के फूल के बर्तन थे, पीतल के बर्तन थे और तांबे के बर्तन थे। सब उनसे, जैसे कहते हैं ना, गेट रिड ऑफ देम वाली बात थी। ऐसा एटीट्यूड था लोगों का। जा जाकर लोग स्टील के बर्तन खरीद रहे थे, प्लास्टिक के खरीद रहे थे, है ना। स्टील का, पीतल का टिफिन बेचकर आप प्लास्टिक के टिफिन प्रयोग करने शुरू कर रहे, ऐसे ऐसी चीजें हो रही थी घरों में। तो एक अंधाधुंध, क्योंकि जो नई चीज आती है, नवीन के प्रति लगाव कह लें, या हम समझते हैं कि पश्चिम से आया है तो सब स्तुत्य है, सब वर्णीय है और सब श्रेष्ठ है, एक वैसी मानसिकता भी है हम में। तो उसका प्रभाव था कि लोग प्लास्टिक के पीछे पड़ गए, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के ये। अब देखिए, हमारे यहाँ गृह उद्योगों को जिस प्रकार नष्ट किया गया, इस सारी मानसिकता ने हमारे पर्यावरण को नष्ट किया। हमारे बुजुर्ग नहीं तो बैठे बैठे पत्तल बना देते थे घर में, है ना। और लकड़ी की पतली पतली, वो कौन सी प्रकार की लकड़ी होती है, उसके उसके छोटे छोटे वो बन जाते थे प्लेटें। और अभी और कुछ एक किसी ने, अभी किसी व्यापार किसी ने ऐसा किया है, प्रारंभ किया है, उन्होंने वैसे ही पतली छिलके वाली टाइप की लकड़ी के
बजाय प्लास्टिक के एक 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 गैदरिंग में भी यदि यहाँ भोजन करते हैं लोग, 150 लोग भी हों, 200 चम्मच या 300 चम्मच नष्ट हो जाते हैं प्लास्टिक के उसमें, है ना। हम उन्हें समझते हैं कि ये तो वैसे हैं कि बस फेंको, जैसे प्रयोग करो और फेंको। हाँ, और वो किसी काम के नहीं, वो कहीं नहीं धुलेंगे, किसी हॉट वाटर में वो जा भी नहीं सकते कि उनको रिसाइकिल किया जा सके। और उसके साथ छुरियाँ, उसके साथ प्लास्टिक की वैसी ही प्लेटें और थर्माकोल की आजकल कप। कितना हम इतनी निर्मम, हम एक क्षण भर भी रुककर सोचते नहीं है। और हमारी नदियों में इसीलिए, क्योंकि नदियों का जरा सी वर्षा होती है, जल स्तर बढ़ता है, क्योंकि वृक्ष काट दिए, तो पानी तो अब जाके मिट्टी जो है, वृक्ष खाली वर्षा ही नहीं करवाते, वे पानी के बहाव को रोकते भी थे, भूमि के कटाव को रोकते भी थे। तो जो वृक्ष जिस मिट्टी को रोक सकते थे, वह सारी मिट्टी बहकर नदियों में आ गई है। नदियां अब अधिक उनका वो बढ़ गया है, तल ऊपर आ गया है, और जरा सी और वर्षा दूसरी होते ही चीज बाढ़ क्या आ हो रही जाती है है। कविता जी की नदियों, आप जो कह रही उसी में जोड़ते हुए कि नदियों के किनारे की जो मिट्टी है वो ठेकेदारों के द्वारा बेची जा रही है, उनका वो शोषण हो रहा है। तो जो नदी में आता हुआ पानी है वो उसका बांध कम होता है तो फैलती हैं। जबकि अगर मिट्टी बेचनी है तो सरकार, ये तो सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन सरकार ने ये काला बाजारी के अंतर्गत लोग वो किनारे की मिट्टी जो है बेच रहे हैं। ऐसा मैंने काशी में गंगा के उस पार को देखा। तो अगर सरकार की ओर से कोशिश, तो नदियों को गहरा किया जाना चाहिए। हाँ, वो जो लेकिन मिट्टी बहा लेकिन के देखिए, लाती हैं। सरकार भी हम ही है वस्तुतः। जब यह जन जागृति आ जाएगी ना लोगों में कि इन सब के प्रति संवेदनशील होना है, इनका दोहन, स्वार्थ, पैसा, कमाई, सभी लोग, सदियों से लोग धनी होते आए हैं हमसे। हमारा पुराना इतिहास देखें, भारतीय बहुत अधिक धनी हुआ करते थे, कितना सोना, सोने की चिड़िया भारत को कहा गया। लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं था इसीलिए कि मनुष्य का या सबका दोहन करके, रक्त जिसे चूस कर, शोषण करके ही पैसा कमाया जा सकता है। पैसा कमाने के बहुत से दूसरे उपाय अरे हैं। हम लोग के कृष्ण और राधा या जितने भी लोग हैं, इनको आप देखिए कि इनका जो हाँ, अलंकरण है और जो राजमहल है, माने कुबेर की कल्पना है ना, और सोने की लंका, रावण की नहीं, वहां मैंने की कहा इसीलिए कल्पना। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अभी पद्मनाभ मंदिर से देखिए सोने के कैसे अंबार, हजारों टन सोने की बातें हो रही हैं एक मंदिर में। हम्म तो पर यह है कि हम थोड़ा सा लोगों को आग्रह करना चाहते हैं इस बातचीत के माध्यम से। आप अपने घरों में एक तो ऐसा कीजिए कि कच्चे हिस्से रखिए, धरती को जहां अनावश्यक है वहां पर कंक्रीट मत बिछाइए, धरती को मिट्टी के रूप में रहने दीजिए। यदि आपको कंक्रीट, यहाँ विदेशों में हम देखते हैं तो वो जैसे कंकर कहते हैं ना, लोग धरती पर कंकर बिछा देते हैं। कंकर बिछाने से क्या होता है, कंक्रीट और कंकर में बड़ा अंतर है। कंक्रीट में क्या है, सीमेंट आ जाता है, पर धरती में पानी नहीं। लेकिन जब आप कंकर बिछाते हैं, नदियों के भीतर से आए हुए कंकर को तोड़ तोड़ कर, या कुछ पेबल्स भी बोलते हैं जिन्हें, तो वह बिछा देते हैं, तो क्या है, उस पर पानी गिरता है, आपको ऊपर से कीचड़ भी नहीं लगेगा, पक्का भी हो जाता है, और धरती को पूरा पानी भी जा सकता है। तो मैं विशेषकर भारत में लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है और लोग बिल्कुल इन चीजों के प्रति सावधान नहीं है। यहाँ विदेशों में कुछ जागृति आ रही है, जैसे पुष्पिता जी ने कहा, मैंने कहा जर्मनी में मैंने उस लड़की को देखा, कपड़े का थैला लिए हुए थी। और हमें भारत से उस समय इस तरह का लगता था, फैशन आया है, जो भारत से हम गए हुए लोग थे, तो हमें लगता था कपड़े का थैला तो बड़े पुराने हमारी दादी प्रयोग करती थी, यह आज जर्मनी में कपड़े का थैला कैसे झोला लेकर चल रही है। लेकिन अब हमने देखा, फिर और यहाँ पर लंदन में, कॉन्फ्रेंसिस। हम यूरोप में थे, तो किस प्रकार कागज के खाकी रंग के थैले आ गए हैं, और अमेरिका में भी उस प्रकार के थैले प्रयोग किए जाते हैं। और यूके में तो एक और चीज आ गई थी कि यदि आपको थैला चाहिए तो आपको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। तो उससे क्या हो गया कि लोग अपने यहाँ भी थैले बाजार लेकर जाते हैं आप, क्योंकि उन्हें वहां से प्लास्टिक का थैला लेना है तो यूरोप में पैसा भी देना ऐसा है। पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी इस तरह हाँ, की कई प्लास्टिक सारी चीजें। अगर, जी। और इस तरह यहाँ पर क्या हो गया है यूरोप में कि अब कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस होता है तो पहले जो प्लास्टिक कोटेड फाइलें और बैग्स दिए जाते थे ना,
अब वो कपड़े का देते हैं और कपड़े के ऊपर ही लिखा हुआ रहता है, उसको लोग टांग के, बाकी तो उससे क्या है कि अब विशेषकर जो कहा जाए पृथ्वी से जुड़ी हुई जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो उसमें जो मैटर लिखा रहता है और उस झोले को टांग के जब सामान लेने जाते हैं तो वो मैसेज भी चलता रहता विशिष्ट, है हमारे हाँ। कंधों पर, है ना। तो वो बहुत ही सुंदर लगता है और मुझे लगता है कि इस तरह मुझे का याद आ रहा है, पेरिस का एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, चित्रकार, यानी पेंटिंग बनाते थे, बड़ा प्रसिद्ध। उन्होंने, वो भारत आए और उन्होंने भारत की कई चीजों पर, उन्होंने कपड़े के थैले, मेरे पास वो कई सारे हैं, मेरी बेटी उनसे जुड़ी हुई थी तो इसलिए मुझे मालूम है। और बड़े विश्वविख्यात हैं वे। और उन्होंने बड़े सुंदर जो नेचुरल कलर्स से उन्होंने उसको इस्तेमाल किया था। उन कपड़े के थैलों के ऊपर भारत का जो गाय बनाई, कुछ ऐसे ऐसे संदेश। और वो बड़े महंगे थैले उनके विश्व में जाते थे। तो हाँ, हमें भी कुछ एक थैले, 2-3 थैले भेंट में मिले, शायद अब भी कहीं मेरे सामान में पड़े हुए और मैंने बहुत संभाल कर रखे थे। तो ऐसे 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 हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, आप जैसा कह रही हैं कि बड़े में संदेश जाता है। तो मैं अपने भारत के जो युवा पीढ़ी है, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि प्लास्टिक के बर्तनों का ये जो यूज एंड थ्रो वाली चीजें हैं, इनके प्रयोग पर पूरा प्रतिबंध लगाइए अभी। और ऐसे ऐसे प्रयोग शुरू कीजिए, लकड़ी के शुरू हो गए हैं, भारत में ही कुछ शुरू हुए हैं, ऐसी चीजें प्रयोग करना शुरू कीजिए। पत्तलों के आधुनिकीकरण का भी एक किसी ने प्रयास किया, मशीन से ही उनके डोंगे बन जाते हैं, ऐसा उन पत्तों से ही। वैसी व्यवस्था कीजिए। अपनी धरती को कंक्रीट से मत ढकिए, धरती को थोड़ा पानी, उसे भी प्यास लगती है। धरती के भीतर पानी जो आकाश धरती पर देखिए, यह तो बिल्कुल ऐसा है, आकाश और धरती का संयोग हो रहा हो और आप उसमें बाधा बने। यह बिल्कुल वैसा, आकाश अमृत वर्षा कर रहा है धरती पर, है ना, और आप उसमें कंक्रीट बिछाकर आपने उसको वंचित कर दिया, धरती को उसका सत्व लेने से। तो धरती, और देख और धरती धरती प्यासी है तो हमारी नदियां प्यासी हैं, और फिर बाढ़ें आती हैं, प्लास्टिक नालियों में भरा पड़ा है, क्योंकि आगे जाने की व्यवस्था ही नहीं है। नदियां हमारी बिल्कुल सूख गई हैं, आप यमुना की हालत देखिए। मैं मेरी तो यमुना पर दिल्ली एक में मेरा तो ललित यमुना निबंध नदी है। है ही नहीं। हाँ, यमुना कविता नदी जी, दिल्ली बिल्कुल। में तो यमुना नदी है ही नहीं। यमुना वो नदी रेत पर की ही नदी है। मेरा मैंने एक ललित निबंध लिखा हुआ है। हाँ, और वो रेत की नदी है। हाँ, बिल्कुल समाप्त हो गई है, बिल्कुल जहाँ नदी की रेत धार की होनी नदी है। चाहिए वहां नाली बराबर जल भी नहीं बचता। तो बहुत और ही देखिए विकट आप, विकट स्थिति है। और इसके कारण क्या है, इस वृक्ष कट गए हैं, खाद्यान्नों की समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि वृक्ष कट गए। आप फलदार वृक्ष लगाते तो पक्षियों को भी मिलता, अन्य प्राणियों को भी मिलता, मनुष्य को भी कुछ मिलते फल, तो खाद्यान्न की समस्या कम होती और हीटिंग कम हो जाती धरती पर। और यह हीट कम होता तो एसी कम चलाने पड़ते। एसी भी सारा पृथ्वी का जलवायुमंडल का सारा सत्व सोख लेते हैं, क्योंकि उससे जो बाहर की हवा है वह लगातार सूखती चली जाती है उसके प्रभाव स्वरूप। तो इतना बड़ा यह दुष्चक्र है। और हम पेड़ पेड़ ही नहीं लगाए, हम प्लास्टिक का कम प्रयोग करें, धरती पर कंक्रीट कम करें। प्लास्टिक की जो बोतलें हैं, इन्होंने तो बहुत कहर ढा रखा है। इन पर हमें थोड़ा अंकुश लगाना इनसे चाहिए। बहुत तकलीफ है। स्टील की बहुत अच्छी बोतलें आती हैं आजकल। तो स्टील की वैसी बोतलें लेकर आप अपनी कार में रखिए, सब जगह रखिए, और घर से पानी भरकर चलिए। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करने से होंगे कुछ कुछ प्रभाव पड़ेगा। और नई नई पीढ़ी बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप जहां भी देखें वहां टोकें, और अपना जीवन शैली, घर में छोटा सा भी आपकी नुक्कड़ कुछ है उस पर कुछ उगाइए। केवल सजावटी घास मत लगा दीजिए, सजावटी घास लगाने से कुछ नहीं हो रहा, बस इतना है कि धरती कच्ची है और उसके भीतर जल जा रहा है। लेकिन उस मिट्टी को, कच्ची को घास लगाकर सजाकर रखने की अपेक्षा उसमें कुछ फूल लगाइए, कुछ, ताकि पक्षी आए, पक्षियों को कुछ मिले आहार। मैंने मैंने एक पक्षियों के लिए विशेष प्रकार की एक बेरीज लगा रखी है, मनुष्य उसको नहीं खाते हैं लेकिन वो बहुत सुंदर लगती है, और पक्षी सारा दिन उस पर बैठे रहते हैं, बहुत खाते हैं। और लाखों बेरीज आती हैं हर ऋतु में उस पर। और तो इस बिल्कुल। तरह के छोटे छोटे हम प्रयोग करें
तो काफी अंतर आ सकता है धरती पर, क्योंकि हमने ही ये स्थितियां खड़ी की हैं, और इन स्थितियों को बदलने का की शक्ति भी हम में ही निहित है। और मैं आशा करती हूँ आप भी इसमें, आप तो सहमत हैं ही, हम दोनों ही एक ही राय रखते हैं कविता जी, कि जो बातें आपने कही उसका देखिए सारी की जो धरती के लिए उपयोगी नहीं है, जो धरती को बांझ बना रहा है, प्लास्टिक धरती को बांझ बना रहा है, और एक बार जो प्लास्टिक बन गया वो नष्ट नहीं होता, लाखों वर्ष किसी तरह नहीं नष्ट नहीं होता है। इसलिए जो पृथ्वी के लिए उपयोगी नहीं है वो हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हम सब पृथ्वी की संतानें हैं। हम लोग एक तो तो उसी मिट्टी से तो हम बने हैं, ये मिट्टी ही तो बने, है देह। और दूसरे ये कि युवा पीढ़ी से इसलिए हम लोगों का विशेष निवेदन है कि हम लोगों की उम्र अभी कितनी है, लेकिन उनकी अभी पूरी उम्र, जीवन और उनकी पीढ़ियां बची हुई हैं। उनको भी नाना दादा बनने का सुख देखना है कि क्या होता है। इसके लिए उनको पृथ्वी बचा के रखनी चाहिए, ताकि वो बची हुई पृथ्वी, और वैसी पृथ्वी हम दोनों मिलके इस तरह के व्याख्यानों और अभियानों के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा पृथ्वी को बचाने का जो विश्व स्तर पर अभियान चला रहे हैं, उसमें हमारे भारतवर्ष के जो संतों की परंपरा है, उन संतों की परंपरा का के जो विचार हैं उनको पूरे विश्व में हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से कविता जी ने कहा कि अपने घर में कहीं भी मिट्टी है एक पौधा लगाएं, उसी तरह से मन में पृथ्वी को बचाने का एक पौधा पौधा लगाएं, लगाए। और वो पौधा आपके मन के भीतर बड़ा हो, और जिससे कि आपके मन को भी शीतलता मिले। क्योंकि जितना उत्ताप, भांति भांति के जो मानसिक कष्ट लोग सह रहे हैं, उन कष्टों से निवारण का उपाय यही है कि हम अपने भीतर एक शांति वृक्ष लगाएं, जो हम लोगों के संतों की ज्ञान परंपरा की विरासत में मिला हुआ है, जो विदेश की संस्कृति में दुर्लभ है। भारतवर्ष इस दृष्टि से इतना संपन्न है, सिर्फ वो सोने की चिड़िया ही नहीं था, बल्कि संतों की जो ये आर्द्र दृष्टि है पूरे विश्व मनुष्यता को बचाने की। जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो सिर्फ उस समय पूरी पृथ्वी एक थी। जब ये शब्द बना वसुधैव कुटुंबकम, तब पूरी पृथ्वी एक थी, परिवार थी। अब हम उसको पलट के देख रहे हैं कि अब हमें एक बनाना है। ये जो इस तरह के जो विचार हैं, इन विचारों को हम लोगों के अपने मन में, मन मानस चेतना की मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। और जिस दिन हमारी चेतना की मिट्टी धरती हो जाएगी, उस दिन धरती के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नहीं, ये क्योंकि संस्कार हम अपने बच्चों को देना बहुत अनिवार्य है। जो हम बात कह ये रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इस परिचर्चा के माध्यम से, उसका उद्देश्य यही है कि कोई भी इसे सुने, हो सकता है कि किसी को हिंदी पढ़नी न आती हो, पुस्तकें उनके पास न पहुंचे, कब प्रकाशित होंगी, कितनों तक पहुंचेंगी, सब अपनी सीमा है। लेकिन इंटरनेट पर, और विशेषतः वीडियो, यह ऐसा एक दृश्य श्रव्य माध्यम जो है, यह एक ऐसा माध्यम है, विचार तुरंत पहुंच जाते हैं एक दूसरे के पास। और आपको लिपि नहीं भी पढ़नी आती, आप सुन सकते हैं ऑडियो। आप अपनी चलती हुई कार में ही प्ले कर देंगे इस वीडियो को, तो आपके बच्चे आपके साथ सुन बिल्कुल सकते हैं इसे। तो इस संस्कार को बचाए रखना आवश्यक है, जो वेद ने हमें दिया कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी। और एक प्रसंग आता है, श्री राम जब अयोध्या लंका जीत ली, तो फिर राम और लक्ष्मण, वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं है, बाद में किसी कवि ने इसमें जोड़ा, लेकिन बहुत अच्छे शब्द हैं। तो वे वहां जाते हैं तो लंका सोने की देखकर लक्ष्मण बहुत मुग्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्यों भैया, आपको भी अच्छी लग रही है? हाँ, कि यहीं रह जाते हैं, है ना, हम लोग वहां तो। इस पर तो श्री राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो यह जो धरती है, यह जिस धरती पर हम रहते हैं, इसका पर्यावरण, इसकी नदियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, प्राणी, ये सब उससे बढ़कर हैं, जो आप लोकोत्तर, आप किसी स्वर्ग की जो कल्पना करते हैं। तो श्री राम अगर कह रहे हैं कि यह धरती उस स्वर्ग से बढ़कर है मुझे, तो आप समझ लीजिए कि इस धरती में
बस हमने इसे नष्ट कर दिया। और अगर हम यही संस्कार लेकर, यदि कहीं स्वर्ग है, मैं तो नहीं ऐसा मानती, सब स्वर्ग और नरक यही है, हमने जैसे इस स्वर्ग को नरक में बदल दिया है, तो हम अगर किसी और स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, हम यही संस्कार लेकर जाएंगे, अगर गलत तो हम उस स्वर्ग को भी नरक बना देंगे, है ना। तो इसलिए अच्छा है कि किसी और स्वर्ग की चिंता मत कीजिए, यह जो स्वर्ग हमें परमात्मा ने दिया था जीते जागते भोगने के लिए, उस स्वर्ग का तो सुख लीजिए। कविता जी, आपके इसी के साथ मैं अपना मोह नहीं रोक पा रही हूँ ये कहने से, क्योंकि आपने श्री राम की जो बात कही, आप देखिए कि हमारे यहाँ के जो रचनाकार हैं, साहित्यकार, उन्होंने जो लिखा 14 वर्ष का वनवास जो श्री राम को होता है वो धरती को पहचानने के लिए, और जो राम का भक्त है वो 14 वर्ष जो राम घूमते हैं उस पूरी पृथ्वी को, अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक पूरा भारतवर्ष जो है, भारत का नागरिक उससे वैसे ही प्रेम करे, ये संकेत रामचंद्र जी के उस 14 वर्ष के वनवास से मिलता है। ठीक वैसे ही पांडव जो अज्ञातवास के लिए जाते हैं, उस अज्ञातवास में भी वो जंगलों में भटकते हैं, और इस तरह से जो सामंत हैं, जो राजा हैं, उन्हें किस तरह से धरती से जुड़ना चाहिए, ये हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में इसको पिरोया है, क्योंकि धरती को बचाना है। तो आप देखिए कि ये जो रचनाओं की जो महानता होती है, कि जिस समय रचे गए और आज भी वो संकेत दे रहे हैं कि किस तरह से हमें पृथ्वी का संरक्षण करना होगा। जब राजाओं ने कथाएं ऐसी गढ़ी गई कि उनको विवशता से जाना हुआ, लेकिन वस्तुतः वो सारी संरचना उन रचनाकारों की है जो इस पृथ्वी से उद्भूत हैं और पृथ्वी को बचाना चाहते हैं। ये उसी का परिणाम। और बहुत जगह, अभी मैंने पिछले दिनों शोध किया तो इटली में और अफगानिस्तान में और कितनी जगहों पर जो पुरानी अट्टालिकाएं हैं, वहां वानर की बनी हुई खिंचे हुए चित्र मिले, जिसको कि ये अनुमान लगाया गया कि ये बाली हैं और ये सुग्रीव हैं। और यहाँ जो है ये गए थे, तो ये जो भ्रमण का पूरा, अभी तो क्योंकि तुलसीदास जी ने और इन लोगों ने जो लिखा, ये भारत की परिकल्पना करके लिखा, पर ये पूरे विश्व में इसके चिन्ह हैं, और वो वैश्विक हैं, और एक भाव है, और वो पृथ्वी के पर्याय हैं। तो इस रूप में हम लोगों ने कहा जाए कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी की, धरती को बचाने की, और एक संवेदनात्मक यात्रा भी की, सम्मोहित होकर धरती की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उन प्राकृतिक शक्तियों में जो आर्द्रता है, जो अमृतत्व है, धरती बची रहेगी तो ये प्राकृतिक शक्तियां हमारे जीवन का संरक्षण करेंगी, नहीं तो इन प्राकृतिक शक्तियों के नष्ट होने से जीवन बच नहीं पाएगा। आज भी कोरोना के समय में दवाइयां नहीं बचा पा रही हैं, जो रासायनिक टैबलेट्स हैं, जो आयुर्वेदिक किस्म की जड़ी बूटी पद्धतियों से जो जीवन जी रहे हैं, वही कोरोना से भी बच पा रहे हैं, और अगर संक्रमित हो रहे हैं तो भी बच रहे ऑक्सीजन हैं। मांग रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, और धरती से आप ऑक्सीजन खत्म करते चले जा रहे हैं। वृक्ष धरती काट से दिए, छीन रहे हैं और वृक्ष अपने भी। वृक्ष ही तो कार्बन आपका पीता है और ऑक्सीजन देता है, और वृक्षों को काटेंगे तो ऑक्सीजन के लिए तो तड़पना पड़ेगा। यह एक सिस्टम ऐसा बनाया है परमात्मा ने, और वह सिस्टम आपको बदला, आपके ऊपर आएगा, भारी पड़ेगा। एक वृक्ष को वृक्ष बनने में 100 वर्ष लगते हैं, बिल्कुल 50 वर्ष लगते हैं। एक मनुष्य का जीवन एक वृक्ष को खड़े होने में लग जाता है। इसके बाद भी मनुष्य उसे जिस नृशंसता से काटता है, और देखिए जहां कटते हैं पेड़, और जब घास भी कहीं की कटती है तो उसकी उसकी दुर्गंध आती है, उनकी जो हत्या हो रही है उस हत्या की दुर्गंध आती है। पता नहीं वो क्यों नहीं महसूस, वो प्रकृति जो हमें सुगंध देती है, उसे हम अपनी हिंसक आदतों से, कहा जाए दुर्गंध में परिवर्तित करते हैं, तो उसका संत्रास तो झेलना पड़ेगा, और झेल रहे हैं हम लोग। तो इस पृथ्वी को बचाने के लिए रासायनिक विस्फोटों से बचाना होगा, और धरती को रासायनिकरण से बचाना होगा, और अपने जीवन को भी। जब तक उससे मुक्ति नहीं होगी, माने जैविक जीवन शैली, बायो जीवन शैली, बायो लाइफ स्टाइल अपनाना होगा इस धरती को बचाने के लिए। बिल्कुल, जिसे कहा जाए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम इसी
यहीं पर हम इस बातचीत इसी नोट के साथ। बिल्कुल विराम देने का सोच रहे हैं। हम बहुत शीघ्र आपको जैविक कृषि के लिए समर्पित एक व्यक्ति के लिए से भी मिलवाएंगे, और विश्वम्भरा पर समय-समय पर ऐसे ही विचार, यदि आप में से किसी के परिचय में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कार, वैदिक संस्कार के लिए विशेष अपने जीवन में कुछ कार्य किए हैं, और जिसे कहते हैं एक्टिविज्म, और उनका भूमूल भारतीयता, जिसे कहना चाहिए भारतीय जीवन मूल्य, वैदिक जीवन मूल्यों से जो जुड़ाव है, आपके परिचय में कोई हो तो आप यहाँ टिप्पणियों में हमें लिख भी सकते हैं या मुझे संदेश सीधा भेज सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यह एक विश्वम्भरा का जो चैनल है, ऐसे लोगों को, उनके कार्यों को और ऐसे विचारों को प्रमोट करना है जिनकी आवश्यकता मानव मात्र को है, जो वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए विचार हैं और मूल्य हैं और व्यक्ति हैं। तो आपके परिचय में यदि कोई हो, आप हमें लिखिए, हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, और यदि हमें अवसर मिला तो उन्हें भी कभी जोड़ पाएंगे, आमंत्रित करेंगे। हमारा उनके प्रति आदर और सम्मान उनके कार्यों के प्रति व्यक्त करने का यही एक ढंग है। तो और अपने सभी लोगों से आप कह सकते हैं कि वे जुड़ें समय-समय पर इन परिचर्चाओं से, या लिंक आप शेयर कर सकते हैं लोगों से। अगले सप्ताह हम फिर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा के साथ आप सबके मध्य होंगे। यहीं पर हम विराम देते हैं। क्यों पुष्पिता जी, ठीक? जी जी जी, बहुत अच्छा। चलिए, तो नमस्ते सभी को। नमस्ते। जी।